एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी आपके साथ कर रही हूँ, जहां मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके बेसिक्स, आपके कंसेप्ट्स को मैं बिल्डअप कर सकूं, है ना। क्योंकि ये 2-3 चैप्टर्स हैं जहां पे मोशंस अर्थ के आपको समझने हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन, टाइम कैसे हम देखते हैं, सीजन्स किस तरह से चेंज होते हैं, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इसी को हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताया करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है ना। मैं चैनल का नाम लिख देती हूँ। हाँ, तो ये आपको पता है कि ये हमारा मेन चैनल विक्रमास एड्यूटेक है ना, जिस पर आपको एनसीईआरटी की सीरीज मिलती है। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विक्रमास एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा चैनल विक्रमास आईएएस पीसीएस, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे एड्यूटेक वाले चैनल पर आपको एनसीईआरटी की पूरी सीरीज है। अगर मैं विक्रमास एसएससी की बात करूं चैनल की, तो हम डेली 3 घंटे की लाइव क्लासेस वहां आपके लिए लेकर आते हैं, जहां आप डायरेक्टली हमारी सारी फैकल्टीज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम कैसे प्रिपेयर कराते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर रिपीटेड थीम्स जो बहुत बार पूछी जाती है उनकी हम आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। अब इसी चैनल पर हमारा यानी एसएससी विक्रमास पर हमारी करंट अफेयर्स की भी सीरीज होती है। हमारा करंट अफेयर का पूरा कंटेंट शाम को 1 घंटे का, आधा पौना घंटे का लाइव क्लास होता है, जहां ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं बल्कि करंट अफेयर्स से लिंक स्टैटिक भी आपको बताया जाता है, आपको गाइड किया जाता है कि किस तरीके से स्टैटिक पूछा जाता है एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स से लिंक्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करती हूँ आईएएस पीसीएस चैनल की विक्रमास, तो इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस अभी हम आपके लिए डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज पर इस पर आपको लेकर के आते हैं, जहां जीएस 1, 2, 3, 4 तो कराते ही हैं, साथ साथ हम आपको एथिक्स और एसए का भी प्रैक्टिस कराते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ के, हमारे चैनल्स के साथ जुड़कर आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जो है हमारा, आपको वो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और कोई भी क्लास से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन होती है तो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, ठीक है। बाकी यही थी अभी मेरे लिए आपके देने के लिए इन्फॉर्मेशन। नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, अगर आप होलिस्टिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी, तो इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, हमारी टीम प्रॉपर गाइडेंस देगी कि किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ के पहली ही बार में किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इस क्लास को पूरा करते हैं। ये चैप्टर मेरा बचा हुआ था। बाकी कल मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों से प्रॉमिस किया था कि जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा आगे के लेक्चर्स में तो मैं इंक्लूड करा दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है वो मैंने साथ साथ यहाँ लिख दिया है। तो अभी आपको मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ इंग्लिश का जो टर्म होता है। स्टिल आपको बाद में अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो उसका हिंदी का टर्म भी आपको इस लेक्चर में लिखा मिल जाएगा, आप अपने पास एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, अगर उसके साथ साथ आप इंग्लिश को भी, इंग्लिश की टर्म्स को भी याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा जरूर मिलता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, मोशंस ऑफ अर्थ। मोशंस ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ का घूमना, उससे क्या क्या चीजें होती हैं, सीजन्स किस तरीके से होते हैं, वो सारा हम इसमें देख रहे थे अभी तक, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ जो हमने कल किया था उसका, ठीक है। हमने कल रोटेशन के बारे में पढ़ा था। रोटेशन जिसे इंग्लिश में घूर्णन कहते हैं, घूमना, है ना, घूमन, घूर्णन, इसको इस तरह से बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। रोटेशन का मतलब घूर्णन होता है। ये क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक कक्षा में जब पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ तो उसको बोलते हैं रोटेशन या घूर्णन, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ का जो पाथ है वो गोल नहीं है ना, गोल नहीं है, वो कैसा है, एलिप्टिकल है, चपटा है, अंडाकार है, ठीक है।
आई होप ये आपको सबको पता होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि धरती जो है वो अपने कक्ष पे, अगर मैं ऑर्बिटल प्लेन की बात करूं, या ऑर्बिटल प्लेन जिसको कहा जाता है ध्रुवीय तल, ठीक है, ध्रुवीय तल कहा जाता है, तो उस पर इसकी टिल्टिंग यानी झुकाव, टिल्ट यानी, एक सेकेंड में इसको रब कर देती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ टिल्ट यानी झुकाव। तो धरती का जो झुकाव है ना, झुकाव यानी कि आपको पता है कि एक इमेजिनरी लाइन एक्सिस हम मानते हैं अर्थ के सेंटर से जा रहा है, वो झुका हुआ है। कितने पे झुका हुआ है? 23.5 पर, है ना। यानी कि अगर ये अर्थ है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है यानी कक्षीय तल है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस जिसे कक्ष भी कहते हैं, अक्ष कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसे? अक्ष कहते हैं। तो ये एक्सिस या अक्ष, ये इस ऑर्बिटल प्लेन से, अगर मैं ऑर्बिटल प्लेन से एक सीधी लाइन खींच देती हूँ तो आप इसको देखेंगे 90 डिग्री हो गया, है ना। तो अगर मैं लाइन खींच रही हूँ तो ये वाला एंगल ये 23.5 है, तो ये बचा हुआ 66.5 है। मैंने कल आपको करके भी बताया था ये कि किस तरीके से ये 66.5 डिग्री है। तो आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने हिंदी के वर्ड्स भी आज डाल दिए, इसीलिए मैं इसको एक बार रिवाइज भी करा रही हूँ। तो एक्सिस यानी अक्ष मैंने यहाँ नोट भी कर दिया था, इमेजिनरी लाइन है ये सब मैंने बता दिया, ऑर्बिटल प्लेन कक्षीय तल को कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद हाँ, मैंने एक आपको बताया था कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो भागों में बांटती है दिन और रात में, यानी इसके एक तरफ दिन है एक तरफ रात है, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, और हिंदी में उसको कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, ये वाला लाइन था इक्विनॉक्सेस। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगी। इक्विनॉक्स यानी संक्रांति, जो शरद ऋतु में भी होती है, जो ग्रीष्म ऋतु में भी होती है, यानी समर इक्विनॉक्सेस भी होते हैं, ऑटम इक्विनॉक्सेस भी होते हैं, और आपके स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी होता है और ऑटम इक्विनॉक्स भी होता है। इक्विनॉक्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव। इक्विनॉक्स को विषुव बोलते हैं, और सोलिस्टिस को बोलते हैं संक्रांति। ठीक है, तो इक्विनॉक्सेस दो होते हैं किस तरीके से। अब ये हम थोड़ा पहले इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस यानी विषुव और संक्रांति को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस स्लाइड पर आऊंगी, है ना। कल भी मैंने आपको यही कहा था कि इस स्लाइड को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखिए एनसीईआरटी पढ़ाने का आपको पर्पस ही ये है। क्या होता है, अगर आप एनसीईआरटी एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने इक्विनॉक्स आपको बताया नहीं है, और एक पूरा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिस्क्राइब कर दिया इक्विनॉक्स के हिसाब से। अब अगर आप पहली बार उसको पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो हमारा यहाँ आपको पढ़ाने का तरीका ही यही है कि किस तरह से क्या चीज पहले पढ़ानी है क्या बाद में पढ़ानी है, वो हम एज अ टीचर आपके लिए डिसाइड करते हैं। क्योंकि आप अभी क्लास 6 का नहीं पढ़ रहे हैं, आप अभी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब उसके लिए आप इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी ये मैंने लिख दिया है। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। ठीक है, और इक्वेटर तो आप सब जानते हैं कि विषुवत रेखा या फिर उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आई होप जो हिंदी वाले बच्चे हैं जिनको इंग्लिश के टर्म समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो इसको समझ पाएंगे। बट स्टिल मेरा आपको सजेशन है कि इंग्लिश के टर्म्स भी आप जरूर याद करें। ठीक है, चलिए, ये सब मैंने कल बता दिया था, मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज को नहीं जाऊंगी, है ना। चलिए, अब क्या मैंने ये भी बताया था कि अगर धरती अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अक्ष पे घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा कि एक तरफ अर्थ का, जो कि सूरज की तरफ घूम किए हुए, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से दूसरी तरफ जहाँ रात है वहां सन की रेस पहुंच ही नहीं रही, वहां इतना ठंडा हो जाएगा, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा कि वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि कोई प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, है ना, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और अगर इधर इतना ज्यादा होगा कि प्लांट वैसे ही जल जाएंगे। अब आप सबको पता है, अगर आप थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का ज्ञान रखते हैं, जनरल भी आप रखते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर पेड़ ही हट जाएंगे सीक्वेंस से
तो फिर आगे की तो होगा ही नहीं कुछ भी। अगर प्लांट्स नहीं है तो हर्बीवोर्स नहीं है, कार्निवोर्स नहीं है, ऑम्निवोर्स नहीं है, तो पूरा सीक्वेंस खत्म हो जाएगा और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन करना बहुत जरूरी है। एक्सिस पर रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट बेस्ड आपसे पूछ लिया जाता है, कंसेप्ट बेस्ड आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, मैंने कल सीजन्स की बात करी थी कि सीजन किस तरह से होते हैं। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ परिक्रमण करना, घूमना, है ना, उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन या परिक्रमण। ठीक है, और इससे क्या आता है, बदलाव आता है, इससे मौसम होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि धरती को घूमने के लिए मैंने बताया था, हर कोई बोलता है 365 डेज, लेकिन लीप ईयर या अधिवर्ष का जो कंसेप्ट आया था वो इसीलिए आया था कि एग्जैक्टली 365 डेज प्लस कितना 1/4 डे। ठीक है, यानी 6 घंटे, 365 दिन, और 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं धरती को एक चक्कर सूरज के चारों तरफ लगाने के लिए। लेकिन अब 6 घंटे को आप किस तरह से रैशनलाइज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हर साल के 6 घंटे बैंक में जमा करते चले जाते हैं। 3 साल बाद यानी चौथे साल में 4 साल के 6 इकट्ठे हो गए, यानी एक दिन बन गया। हमने कहा कि लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा, जिसमें एक दिन ज्यादा होगा। 365, 365 नहीं, 366 या 366 डेज हो गया। आई होप लीप ईयर का कंसेप्ट भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। कल मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सब पढ़ाया था। अब मैंने ये भी बताया था कि सूरज के चारों तरफ एलिप्टिकल यानी कुछ अंडाकार ऑर्बिट है, कक्षा है, जिसमें धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, यानी झुकाव है उसका। तो ये दो कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। अब देखते हैं कि इनकी वजह से मौसम किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, चलिए, एक तीसरा कंसेप्ट कि जो अक्ष या एक्सिस है ये हमेशा एक ही तरफ होता है, ये नहीं कि अभी ऐसे फिर ऐसे हो गया, बीच में आ गया, नहीं, इसका झुकाव एक ही तरफ रहता है हमेशा। तो ये रीजन बनता है सीजन का। किस तरह से, आइए समझते हैं। इसको देखिए डायग्राम को। ठीक है, अब स्क्रीन पॉज करके इसको 1 सेकंड देख लीजिए। इसमें पृथ्वी के 4 अलग अलग पोजीशंस दिखाई गई हैं सूरज के चारों तरफ जब वो चक्कर लगा रही है। ठीक है, हम शुरू करते हैं जून के महीने से, है ना। जून के महीने में, जून में क्या होता है, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ यानी जितना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वह सब जगह गर्मी का सीजन होता है ना, गर्मी का सीजन होता है। और अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो वहां पर इस वक्त सर्दियों का सीजन है। यानी इंडिया में अगर आज गर्मी पड़ रही है जून के महीने में, तो ऑस्ट्रेलिया में वहां पर सर्दी का टाइम होता है, बर्फ गिर रही होती है ना। क्रिसमस इंडिया में जब होता है तो हम व्हाइट क्रिसमस की बात करते हैं, यानी स्नोफॉल की बात करते हैं। लेकिन जब यही क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है तो वहां बहुत गर्मी है ना। तो ये डिफरेंस है सीजन का। तो अभी हम कहाँ से शुरू करते हैं, मानते हैं कि अर्थ ने घूमना शुरू किया जून से। ठीक है, अब जब जून पर है तो आप ये देखिए, ये अर्थ का एक्सिस है, मैंने बताया था एक्सिस एक ही रहेगा। तो अब ये क्या है, जब एक्सिस है तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आ रहा है। जब सन के सामने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर गर्मी ज्यादा होगी। सदर्न हेमिस्फीयर पीछे है, वहां पर सन की रेस उतनी स्ट्रांगली नहीं पहुंची। अब आपको यहाँ ये बात समझनी पड़ेगी, दिमाग में कंसेप्ट बनाना होगा कि ये दिन और रात नहीं है, क्योंकि अगर चक्कर कभी भी लगा रही है, घूम वो ऐसे ही रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर तो दोनों ही यानी पूरी अर्थ आधे टाइम सन के सामने होती है, आधे टाइम पीछे होती है। वो रोटेशन की वजह से होता है, घूर्णन की वजह से होता है। ये मौसम की बात हो रही है ना। यानी अपनी एक्सिस पर ही घूम रही है, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर सन के सामने रहता है। आई होप ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिएगा, ये अपने एक्सिस पर घूम रही है ना, तो उससे डे नाइट हो रहा है। क्या हो रहा है उससे, डे एंड नाइट हो रहा है। लेकिन ये ऐसे ऐसे करके चक्कर भी लगा रही है, पूरा अर्थ भी चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ के चक्कर लगाने से क्या हो रहा है कि जून में जब गर्मी का टाइम होता है, मिड समर्स होते हैं जून में, तो क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के सामने रहता है। आई होप क्लियर होगा ये। ठीक है, चलिए, तो समर क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
21 जून इसे समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं, यानी ग्रीष्मकालीन संक्रांति। 21 जून को समर सॉलिस्टिस या ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहते हैं। उस दिन क्या होता है कि देखिए, ये आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ओवरहेड है सन, है ना। देखिए यहाँ से फिर भी सन की रेज जो है और दूसरी जगह थोड़ी स्लांट हो जा रही है और दूसरी जगह स्लांट हो जा रही है, लेकिन इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जून के महीने में 21 जून स्पेसिफिकली सूरज ओवरहेड होता है। तो वो सारी लोकेशंस जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास होता है 21 जून को वहां शेडो नहीं बनती है, क्योंकि सन ओवरहेड होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए अब कहानी घूमती है। अभी इसको स्किप करते हैं। अब 6 महीने बीत गए, कितना हो गया, 6 मंथ्स बीत गए हैं। दिसंबर का महीना आ गया है। ठीक है, 6 महीने, दिसंबर का महीना आ गया। पृथ्वी को सूरज की तरफ चक्कर लगाते लगाते 6 महीने बीत चुके हैं। अब देखिए ऐसे करके, मैंने अगर इसको ऐसे लिया है तो आप देखिएगा ये है ना, तो डायरेक्शन बदल जाती है। ये अपने पर घूम रही है, पृथ्वी अपने पे घूम रही है, 24 घंटे में घूमना पूरा कर देती है। वो दिन और रात की बात हो रही है। अब क्या है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। तो देखिए अभी सन के आगे ये था, ठीक है। अब जब ये यहाँ आते आते ऐसे आएगा तो क्योंकि इस अर्थ तो नहीं है ना, अर्थ का तो एक्सिस यही है, ये एक्सिस है अर्थ का। तो ये अभी ये वाला सरफेस सामने था, ठीक है, ये मेरा अपार्म वाला ये सामने था। अब जब ये घूमते 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 ऐसे आएगी तो अब ये वाला सामने आ गया, है ना। ये देखिएगा, ये ऐसे अभी अंदर की तरफ मेरा हथेली, मेरा पाम अंदर की तरफ है। अब ये जब ऐसे 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 घूम रहा है, तो अब जब इधर आया तो मेरे हाथ के बाहर वाला पार्ट सन के सामने आ गया। तो इसे अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर मान लेती हूँ, इसे साउथ हेमिस्फीयर मान लेती हूँ, तो जून में यहाँ पर यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर जो था वो सूरज के सामने था। लेकिन सर्दी आते आते अब क्या है कि जो साउथ हेमिस्फीयर है वो सन के सामने आता है। बताइए, इसमें कोई समझने में दिक्कत हो? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सिस एक ही तरफ मुड़ा हुआ है, एक्सिस बार बार चेंज नहीं कर रहा है, एक्सिस एक ही तरफ मुड़ा है। तो देखिए जब विंटर में आते हैं, ये रहा आपका एक्सिस, अब क्या हो गया है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर अंदर की तरफ और नॉर्थ हेमिस्फीयर बाहर की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है, ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दियां हो जाती है। इसको बोलते हैं क्या, विंटर सॉलिस्टिस। और 22 दिसंबर को सन ओवरहेड होता है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, यानी मकर रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है 22 दिसंबर को। उसको कहते हैं शरदकालीन संक्रांति या फिर विंटर सॉलिस्टिस। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद अब ये फिर 6 महीने का साइकिल होता है एक लोकेशन से एग्जैक्टली ऑपोजिट होने में, यानी इस हथेली का बाहर आने में पूरा 6 महीने लगेगा। लेकिन बीच में ऐसा भी तो होगा जब सन ऐसे घूम रहा है ना। तो ये क्या है, ना तो पूरी तरह से इधर है ना पूरी तरह से इधर है, ठीक है। ये कहाँ है, ये बीच में इक्वेटर के ऊपर है। तो यानी जो इक्वेटर है अब उसके ऊपर सन है। ऐसा 2 बार होता है, जब ये इधर से इधर घूमेगा यानी नॉर्थ को साउथ होना होगा, उसके बीच में भी यानी जून से लेके दिसंबर और दिसंबर के बीच लेकर जून तक, इसके बीच में 2 ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब सन ओवरहेड हो जाता है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर हो जाता है सन, और उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स या विषुव। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम विषुव बोलते हैं। और ये कब होता है, 2 बार, आपको डेट इसकी भी याद रखनी है, इक्विनॉक्स की 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 ऐसे दिन होते हैं जब सूरज इक्वेटर के ऊपर होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, है ना, ये देखिएगा, मैंने 3 ही इसमें बताए हैं, ये इक्वेटर है, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो एक बार ऐसी पोजीशन आएगी जब सन इसके ओवरहेड होगा, कैंसर के ओवरहेड होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे इक्विनॉक्स। कौन सा इक्विनॉक्स, यहाँ पर हम सॉलिस्टिस, कौन सा सॉलिस्टिस बोल रहे हैं, समर सॉलिस्टिस बोल रहे हैं। किस दिन होता है, 21 जून के दिन होता है। अब सूरज ने क्या किया, यहाँ से
आपको पता है सन हमेशा सिर्फ इधर से इधर ही ट्रेवल करता है। अब सन जब इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर जाएगा तो इक्वेटर बीच में आएगा। तो जब इधर 21 जून से जब इधर आने लगेगा तो 23 सितंबर वो डेट होगी जब विषुव होगा। कौन सा विषुव होगा? ये होगा हेमंत ऋतु का विषुव, है ना, सर्दियों का विषुव, तो सर्दियां आने से पहले का होता है। या फिर आप ऑटम इक्विनॉक्स इसको बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पर 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होता है, यानी कि शरतकालीन संक्रांति होती है ना। अब इसके बाद क्या होता है, सूरज वापस से इधर मूव करने के लिए शुरू होता है। तो यानी यहाँ पर फिर एक डेट आएगी जब सन फिर से इक्वेटर को क्रॉस करेगा। वो दिन क्या होती है, वो होता है 21 मार्च। अब 21 मार्च तब क्या चल रही होती है, तब चल रही होती है आपकी वसंत ऋतु। तो इसको बोलते हैं वसंत विषुव, ठीक है, यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये कंसेप्ट ढंग से समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इजी रहेगा। चलिए, तो 4 सीजन्स में हमने अर्थ को बांटा है, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, यानी गर्मी सर्दी वसंत और हेमंत ऋतु, है ना। ये 4 ऋतुएं या सीजन हमने माने हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं, सूरज के चारों तरफ अर्थ की पोजीशन पे। ये अभी हमने समझ लिया है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दे रही हूँ कि अगर इसको हम इक्वेटर मानते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मानते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मानते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 21 जून को क्या होता है, सॉलिस्टिस होता है। सॉलिस्टिस समर सॉलिस्टिस, है ना, या फिर इसको कहते हैं हम ग्रीष्म, क्या बोलता था सॉलिस्टिस को, ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। चलिए, फिर हम इधर से जब मूव करना शुरू करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर से सन मूव करना शुरू करता है साउथ हेमिस्फीयर की तरफ, यानी उत्तरी हेमिस्फीयर में जब आने लगता है, तो यहाँ पर पहला इक्विनॉक्स यानी विषुव होगा, है ना। तो पहला विषुव कब होगा, ये होगा आपका 21 सितंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा जब सन ओवरहेड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 22 दिसंबर को होगा सन ओवरहेड। अब यहाँ से फिर ऊपर जाने लगेगा, तो सेकेंड इक्विनॉक्स कब होगा, सेकेंड इक्विनॉक्स या फिर विषुव कब होगा, आप बताइए मुझे, मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। क्लियर हो गया, फिर से मैं बता देती हूँ आपको, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, ठीक है। आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपने ढंग से समझ लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो ये मान लीजिए कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जब हम सीजन्स को समझ लेते हैं तो विंड सिस्टम को समझना आसान हो जाता है। हमें पूरे अर्थ के जितने भी विंड सिस्टम्स हैं, टेम्परेचर्स हैं, टेम्परेट रीजन्स हैं, वो सब समझना आसान हो जाता है अगर हमें सीजन या मौसम समझ में आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज 23 सितंबर, ठीक है। चलिए, एक और मैंने ये डायग्राम बनाया है। डायग्राम्स मैंने नहीं बनाया, मैंने इसको गूगल से लिया है। इसका मैंने डिफरेंट डायग्राम्स ऐड इसीलिए करे इसमें ताकि आप समझ लें। अगर एक से नहीं आता तो दूसरे से समझ लीजिए। देखिए, ये अर्थ घूम रही है ना, ये देखिए। अब सबसे ज्यादा कहाँ है डायरेक्टली सन ओवरहेड, इक्वेटर के, है ना। ये देखिए, इसमें आप कहेंगे कि इसके भी तो ओवरहेड आ रहा है, इसको ओवरहेड नहीं मानेंगे ना, इसमें एक तरफ ज्यादा है, यहाँ से सन, ये देखिए ये बना रहे हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली ओवरहेड आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वसंत विषुव कहते हैं, जो कि आपका 21 मार्च को होता है, ठीक है। 21 से 22 मार्च के होता है। तो इनकमिंग सोलर एनर्जी इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी आ रही है वो दोनों हेमिस्फीयर में बराबर जा रही है ना। क्योंकि इस तरह से देखिए कि अगर इक्वेटर पर इक्वल आ रही है, सन यहाँ पर है, इक्वेटर पर ओवरहेड है, तो जितनी नॉर्थ में जा रही है उतनी ही साउथ में जा रही है। तो यानी जब ये आपका विषुव वाला टाइम होता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में इक्वल सनलाइट जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी
समर सॉलिस्टिस की, यानी अगर मैं संक्रांति की बात करूंगी तो उसमें एक हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट जारी होती है, दूसरे में कम हो जाती है। अब यहाँ से समझ लीजिए कि अगर सन की लाइट यहाँ पर ओवरहेड है ना, ये आपका इक्वेटर हो गया, तो यहाँ तो डायरेक्ट जा रही है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लैंटिंग जा रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बहुत अच्छे से इनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखिए फिर एक डिफरेंट ये डायग्राम, ये यहाँ पर आपको पता है, अच्छा आपको ये भी कह सकता है कि अर्थ सन के पास होती है या दूर होती है, यानी एपीहेलियन या फिर पेरीहेलियन होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। एपीहेलियन जिसे अपसोर कहते हैं, है ना, एपीहेलियन जिसे अपसोर कहते हैं, यानी जब धरती सूरज के पास होती है। ठीक है, या फिर पेरीहेलियन कहते हैं। क्या दूसरी चीज क्या है, पेरीहेलियन जिसे कि उपसौर कहते हैं, जब धरती दूर होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एपीहेलियन जो होता है वो जुलाई में होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और जो पेरीहेलियन होता है वो जनवरी में होता है। अब सोचिए कि अगर अर्थ जो है एपीहेलियन यानी दूर है जुलाई के महीने में, तो कायदे में तो वो सर्दी होनी चाहिए। ये देखिए, है ना, ये क्या है, ये एपीहेलियन है, यहाँ के लिए एपीहेलियन है ना। एपीहेलियन क्या है, जब यहाँ पर जून का जो मौसम होता है, जून का जो महीना होता है या जुलाई का महीना होता है, तब धरती सूरज से सबसे दूर होती है, उसे एपीहेलियन कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं अपसौर हिंदी में। ठीक है, तो अब देखिए कायदे में तो फिर यहाँ पर सर्दी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना। तो इससे पता चलता है कि धरती की सूरज से दूरी मौसम को डिसाइड नहीं करती है। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का या अर्थ का सन के पास होना या दूर होना क्या रीजन हो सकता है सीजन्स का, तो नहीं, सीजन्स का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो पेरीहेलियन है ना, जब धरती पास में है, जब पेरीहेलियन या फिर उपसौर है ना, पेरीहेलियन या उपसौर। अब ये यहाँ पर विंटर्स पर हो रहे हैं इस टाइम पर, यानी दिसंबर का महीना है, तो कायदे में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है सीजन्स का 3 चीजों से, रेवोल्यूशन से यानी परिक्रमण से, दूसरा पड़ता है एक्सिस पर टिल्ट से यानी अक्ष पे जो झुकाव है उससे, इनसे सीजन्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो अर्थ की जियोइड शेप। अगर ये शेप फ्लैट होती है ना, अर्थ एक पेपर की तरफ फ्लैट होती, तो हमेशा सूरज की रोशनी हर तरफ बराबर जारी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ की शेप जियोइड है, तो इसकी वजह से सूरज की रोशनी भी फैल जाती है, स्लैंटिंग हो जाती है। आई होप क्लियर हो गए होंगे सीजन्स आपको, और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सीजन्स में आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो मैंने समर सॉलिस्टिस आपको पढ़ा दिया है। 21 जून नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज आती है, तो इस एरियाज में ज्यादा हीट आती है, और पोल्स पे कम हीट होती है क्योंकि रेज जो है स्लांट है। देखिए, अब अगर यहाँ पर सन है ना, ये अर्थ है, तो यहाँ तो डायरेक्ट जाएगी, यहाँ भी जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पहुंचनी होगी तो स्लांटिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोल्स पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो गर्मी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग गर्मी वहां नहीं होती है। तो नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। अभी क्या है कि गर्मियों का सीजन है, तो इस तरफ मैं अगर बना देती हूँ, तो नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ इंक्लाइंड है, झुका हुआ है सन की तरफ। तो आर्कटिक सर्किल के ऊपर, है ना, आर्कटिक सर्किल के ऊपर जो रीजन है पोल्स तक, इनको नॉर्थ पोल में, ठीक है, इनको 6 महीने तक कॉन्टिन्यूअस डे लाइट मिलती रहेगी, यानी यहाँ पे रात नहीं होगी, यहाँ 6 महीने तक दिन बना रहेगा। लेकिन जब सूरज नीचे आ जाएगा, यानी साउथ हेमिस्फीयर में आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि नॉर्थ पोल पे 6 महीने की रात हो जाएगी और साउथ पोल पे 6 महीने का दिन। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब थ्योरी है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। Since a large portion of north hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of equator। तो नॉर्थ के ऊपर के जो एरिया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वहां पे समर होता है। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट,
तो 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे लंबा होता है और रात छोटी होती है। तो ये भी एक फैक्टर है सॉलिस्टिस में कि दिन और रात जो होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। अगर समर सॉलिस्टिस की बात करूंगी यानी कि ग्रीष्म संक्रांति की बात करूंगी तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन सबसे लंबा और रात छोटी होगी। और मैं उल्टा आ जाऊं नीचे सदर्न हेमिस्फेयर पे, तब ग्रीष्म संक्रांति या फिर समर सॉलिस्टिस 21 जून का दिन जब होगा तो साउथ हेमिस्फेयर में दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होगी। आई होप ये क्लियर होगा आपको कल से। ठीक है, तो साउथ हेमिस्फेयर में क्या होगा, ये कंडीशन रिवर्स होगी। तो 21 जून को क्या है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात है और साउथ हेमिस्फेयर पे सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन 21 जून को होगा। अब 22 दिसंबर की बात कर लें, जब विंटर सॉलिस्टिस या फिर शीतकालीन संक्रांति होती है तब साउथ हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और नॉर्थ हेमिस्फेयर में उल्टा हो जाता है, यानी 22 दिसंबर का वो दिन होता है जब रात सबसे लंबी और दिन सबसे छोटे होते हैं। और 22 दिसंबर के बाद से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं क्योंकि सूरज वापस से नॉर्थ हेमिस्फेयर की आ रहा है। आप ये सब चीजें आपने फील करी होंगी, डे टू डे लाइफ में आपने देखी है, उसी से अगर आप रिलेट कर देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको समर सोलिस्टिस कहते हैं। इन विंटर सीजन नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, ये भी आपको पता है, मतलब ये तो अब जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मुश्किल नहीं है। तो ये देख लीजिए आप, पोलर डे रहते हैं यानी 6 महीने दिन रहता है समर सॉलिस्टिस में। आर्कटिक सर्किल पे 24 घंटे की डे लाइट होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 13.5 घंटे की लाइट होती है और इक्वेटर पे 12 घंटे की लाइट होती है। कैप्रिकॉर्न पे 10.5 घंटे की लाइट होती है और एंटार्क्टिक पे 0 आवर्स ऑफ डे लाइट होती है। यानी आर्कटिक सर्किल पर समर सॉलिस्टिस 21 मई यानी जब समर का सीजन होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर पे, तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने रात नहीं होती, सिर्फ दिन बना रहता है। ठीक है, ये डिफरेंट दे रखे हैं, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। याद करने जैसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट पता हो, लेकिन आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आर्कटिक सर्किल पर आपको 24 घंटे दिन बना रहता है। तो आगे फिर पोलर डे रहेंगे, 6 महीने दिन बना रहेगा पोल्स पर भी नॉर्थ में। अब फिर अब कैंसर पे, यानी क्योंकि यहाँ पे लाइट सीधी आ रही है तो यहाँ 12-12 घंटे के दिन रात नहीं है, यहाँ 13.5 घंटे के दिन होते हैं, यानी रात छोटी हो जाती है। इक्वेटर पे प्रॉपर आधे घंटे, मतलब 12 घंटे दिन है, 12 घंटे रात है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिन लंबे हैं, दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं करना। अच्छे डायग्राम से तो मैंने इंक्लूड किए हैं, ये देख लीजिए। ऐसे होना चाहिए था लेकिन एक्सेस है, 23.5 घंटे की रोटेशनल एक्सेस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे समर सॉलिस्टिस में सीधी लाइन आ रही है, सन ओवरहेड है ना। इक्वेटर पे थोड़ी सी स्लांटिंग हो गई है और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है। तो ये बिल्कुल मैं आपको ये अच्छे से करा चुकी हूँ। इसी तरीके से जब विंटर सॉलिस्टिस की बात करेंगे यानी 22 दिसंबर की बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनराइज आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि साउथ की जो हेमिस्फीयर है, साउथ पोल टिल्ट हुआ होता है सन की तरफ। ठीक है, सन रेज वर्टिकली यानी सीधी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लाइट होगी, है ना। यहाँ पर दिन लंबे और रातें छोटी हो जाएंगी। देखिए इस वाले डायग्राम मैंने एक और बताया यहाँ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल में 6 महीने की रात हो गई है, आर्कटिक सर्किल पे 24 घंटे की डार्कनेस हो गई है ना। यानी नाइट और डार्कनेस में अंतर है। नाइट का मतलब होता है बिल्कुल अंधेरा, डार्कनेस का मतलब कि जो बिल्कुल गुप्त अंधेरा से हल्की सी लाइट रहती है। ठीक है, आपको इसके उससे भी आइडिया लग जाएगा शेड से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अब यहाँ पर रात लंबी हो गई है, 13.5 घंटे की रात और दिन छोटे 10.5 घंटे के। इक्वेटर पे 12 घंटे की लाइट और 12 घंटे की दिन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखिएगा यानी 13.5 घंटे का दिन और रातें छोटी हो गई। और एंटार्क्टिक सर्किल पे साउथ पोल पर 6 महीने का दिन हो जाएगा। तो आई होप ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। देखिए एक और डायग्राम है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए। इक्विनॉक्स यानी जिस दिन इक्वेटर के ओवरहेड है सन। ठीक है, इक्वेटर के ओवरहेड कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ पर कोई भी पोल्स सन की तरफ टिल्टिंग नहीं हो रखी होती, तो सारी अर्थ पर इन 2 दिन सारी अर्थ पर दिन और रात बराबर होते हैं। किस किस दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो अभी अब 23 सितंबर आने वाला है, आप देखिएगा खुद से एक्सपीरियंस करके कि दिन और रात बिल्कुल बराबर होंगे, यानी सनराइज और सनसेट एग्जैक्टली 12 आवर्स के डिफरेंस पर होगा।
ठीक है, इसको इक्विनॉक्स या विषुव भी कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, वसंत विषुव और यानी समर इक्विनॉक्स, और दूसरा आपका ऑटम इक्विनॉक्स जिसे हेमंत विषुव भी कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए इक्विनॉक्स की तरफ कैसे है कि सनलाइट डायरेक्टली ओवरहेड है किसके, इक्वेटर के, है ना। तो सनराइज और सनसेट रफली 12 घंटे के डिफरेंस पर होता है। तो अभी आ रहा है 23 सितंबर, जरूर इसको नोटिस करिएगा। ये देखिए एक और डायग्राम है, मैंने डायग्राम बहुत सारे डाले क्योंकि ये कंसेप्ट समझने का है, आप इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 सितंबर को ऑटम सीजन यानी हेमंत ऋतु होती है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु होती है नॉर्थ में। इसका ऑपोजिट होता है 21 मार्च को। 21 मार्च पे आपको पता है इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में, तो यहाँ वसंत ऋतु हो रही होती है 21 मार्च के राउंड, और अभी 23 सितंबर आएगा तो ये हेमंत ऋतु यानी ऑटम सीजन शुरू हो जाता है, यानी सर्दी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, अगले 5 मिनट पे इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, तो सबको पता होगा अब तो। ऑर्बिटल प्लेन के साथ पूछा है, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ जब पूछेंगे तो आपको याद रखना है दिस इज 66.5 डिग्री, है ना। अगर सिंपल पूछा है अर्थ का एक्सिस कितना, अर्थ की टिल्ट कितनी है, तो 23.5 है, लेकिन अगर ऑर्बिटल प्लेन से पूछ लेंगे तो 66.5 है। ठीक है, रोटेशन रेवोल्यूशन आई होप ये आप कर सकते हैं। लीप ईयर यानी 365 प्लस 1 डे, है ना, हर 4 साल में आता है। क्यों आता है आपको पता है, 6-6 घंटे हमने इकट्ठे किए। समर और विंटर सॉलिस्टिस अभी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, यानी सारी जितनी भी इनकी होते हैं यहाँ के जो भी उस टाइम पर चेंजेस हो रहे होते हैं वो दोनों में ऑपोजिट होते हैं, है ना। ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया, आई होप आप इसको भी कर पाएंगे। इक्विनॉक्स क्या है भाई, अभी अभी पढ़ा है। व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको अटेम्प्ट करिएगा, समझने में दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने जितना भी पढ़ाया आपको वो सब इसमें आ जाएगा कि अगर साउथ हेमिस्फीयर में विंटर और समर सॉलिस्टिस डिफरेंट टाइम पे क्यों होते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर के मुकाबले, तो आपको पता है क्योंकि अर्थ का मूवमेंट होता है, टिल्टिंग होती है। जब सर्दियों का गर्मियों का टाइम आता है यानी विंटर सॉलिस्टिस होता है, उस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर दूसरी तरफ होता है सन के, और नॉर्थ हेमिस्फीयर डायरेक्टली सामने होता है, जिसकी वजह से गर्मी होती है। मैं समझा चुकी हूँ आपको, है ना। व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस 6 मंथ डे एंड नाइट्स, ये भी इक्विनॉक्सिस से आप आराम से समझा सकते हैं, सॉलिस्टिस से आराम से समझा सकते हैं, है ना। चलिए करेक्ट आंसर बताइए। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन क्या बोलते हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इंक्लिनेशन यानी घूमन या परिक्रमण, या फिर इंक्लिनेशन झुकाव, क्या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रेवोल्यूशन या परिक्रमण। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, सूरज की किरणें इक्वेटर या विषुवत रेखा के ऊपर किस दिन डायरेक्टली होती हैं, 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर, 21 मार्च, है ना। क्या होगा उस दिन होगा वसंत विषुव, है ना, यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्रिसमस समर्स में कहाँ मनाया जाता है, जापान में, इंडिया में, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया था जब इंडिया में व्हाइट विंटर की बात हो रही होती है तो ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त गर्मी पड़ रही होती है। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, सीजन साइकिल किस वजह से होता है, घूमन की वजह से, परिक्रमण की वजह से, या ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो आपको अच्छे से पता है रेवोल्यूशन की वजह से, यानी पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना घूमन की वजह से, परिक्रमण की वजह से होता है ना। ए लीप ईयर हैज कितने डेज, भाई अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डेली मोशन ऑफ अर्थ इज रोटेशन या फिर घूर्णन, है ना, डेली का मोशन है ना ये। अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, मेरे ख्याल से ये तो आप आसानी से कर लेंगे। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ, 21 जून पर किसके ऊपर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, वर्टिकली यानी बिल्कुल सीधी पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कैप्रिकॉर्न के ऊपर कब पड़ती है, तो अब तो आपको अच्छे से पता है कि 22 दिसंबर, है ना। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, डेज छोटे कब होते हैं, विंटर सीजन, है ना, सर्दियों में दिन छोटे रात लंबी होती है ना।
तो बस ये था मोशन ऑफ अर्थ का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कितना समझ में आया। अगर कोई कंसेप्ट ऐसा रह गया है जो आपको समझ नहीं आया है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके उस प्रॉब्लम को भी मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, तो यही था अभी इस चैप्टर में। 4th चैप्टर के साथ कल मैं फिर आपके साथ मिलूंगी, आपसे डिस्कस करूंगी। तब तक प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके। व्यूज होते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। और एसएससी विक्रमास पे जो हम लाइव क्लासेस करते हैं वो आप ही के लिए है, ताकि आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकें, अपने क्वेश्चंस को हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके पूछ सके। तो उसको भी आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उससे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स विक्रमास एड्यूटेक, विक्रमास एसएससी या आईएएस पीसीएस का आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपसे कुछ नया टॉपिक डिस्कस करूंगी। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।